आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो इतिहास का रुख बदल देती हैं। ऐसी ही एक तारीख हुई 18 मार्च 1919। इस रोज पारित हुए रोलेट एक्ट के तहत अंग्रेज अफसरों को यह अधिकार दिया गया था कि वे भारतीयों को गिरफ्तार करके बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकें। इस काले कानून ने 1857 के बाद पहली बार ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी विरोध की भूमिका बना दी। इसी विरोध के फलस्वरूप 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शांत जुलूस पर गोलियां चलाने, निर्दोषों को मारने और अपने नेताओं के निर्वासन के खिलाफ शोक व्यक्त किया जाना था। जनरल डायर ने सभा पर रोक लगाने का फरमान जारी किया, मगर लोगों ने उसकी एक न सुनी। तब डायर अपने सैनिकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा और 20,000 लोगों की शांतिपूर्वक चल रही सभा पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। जलियांवाला बाग के चारों ओर दीवारें थीं और निकलने का रास्ता इतना सकरा कि एक गाड़ी भी अंदर न जा सके। देखते ही देखते जलियांवाला बाग की जमीन खून से नहा गई। इस नरसंहार ने आजादी के आंदोलन की दिशा ही बदल दी। सहयोग असहयोग में बदल गया। भगत सिंह ने बाग की मिट्टी उठाकर हर कीमत पर आजादी हासिल करने की कसम खाई। ऊधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल डायर को गोली मारने का संकल्प लिया। क्रांति के जज्बातों की ऐसी आंधी चली कि अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। आज जब हम आजादी की सांस लें तो ये न भूलें कि इस आजादी के लिए जितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनमें से कुछ लोग जलियांवाला बाग में शहीद हुए थे। ओए यार, ओए ये गजबई काका तो कमाल करते हैं। हाँ, वो इसलिए कि काका है ही कमाल की चीज है। क्या कहा? ये काका चीज कब से हो गए भाई? ओए वो इसलिए क्योंकि काका खुद को हमेशा नाचीज कहते हैं। और जो नाचीज होते हैं वे महान होते हैं। सही कहा, सही क्योंकि उनमें बड़प्पन होता है। अरे तुम में तो कभी बड़प्पन दिखाई नहीं दिया। पता नहीं उससे रिश्ता भी है या नहीं। ओए यार, ओए क्या छक्का मारा यार। ओए वाह। ओए लेकिन असली बड़प्पन तो बिल देते समय दिखाई देता है। हाँ। उस समय तो ये मियाँ ढूंढे नहीं मिलते। अरे मिलेंगे भी कैसे, आखिर मिलकर चंदा जो देते हैं। ओए लेकिन एक बात है यार, ये चंदा देकर खाने का मजा ही कुछ और है। ओए बिंदास खाओ और बिंदास होकर काका के गुण गाओ। काका की जय हो। जय हो काका की। अब हमारा गुण गा के क्या करोगे बेटा? नहीं काका, ऐसी बात नहीं। हम आपके पास खाना खाने कहाँ आते हैं, हम तो अपने देश को जानने आते हैं। हाँ काका, सच। अरे देश को जानने से पहले हमें प्रदेश को जानना जरूरी होता है। अरे काका, क्या प्रदेश को जानना जरूरी है काका? देश ही काफी नहीं है? प्रदेशों से मिलकर ही बनता है देश। हर प्रदेश का अलग अलग रंग होता है और इनमें मस्ती के रंग की तो बात ही न पूछो। ओए मस्ती का रंग? ओए मस्ती का रंग तो जो मैं भांगड़े में देखता हूँ ना, ओए वो कहीं देखने को नहीं मिलता। ओए अरे इस बार देखना मेरा रंग बैसाखी में। तुम सबको नचाना दूं तो मेरा नाम ही बदल देना। सही कहा बेटा। अरे मस्ती में तो पंजाब का रंग ही अलग है। लंगड़ा भी भांगड़ा करने लगता है। सही कहा काका। मैं तो इन लोगों के साथ भंगड़ा करते करते कब भंगड़ा सीख गया और मैंने तो पता ही नहीं चला। ये तो पंजाब के माथे पर लिखा है बेटा। कौन सा पुत्र कब किसके काम आ जाए कहा नहीं जा सकता। ओए यार, ओए देखो भाई, काका फिर इमोशनल हो रहे हैं। काका का दिल भारी, उसे हल्का तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। क्यों काका, क्या बात है, हमको बताओ ना। कुछ नहीं, जब तुम लोगों ने वैशाखी और भांगड़े की बात की तो दिल भर आया। क्यों काका? भला बैसाखी के नाम से आपका दिल क्यों भरा है काका? क्या तुम लोग नहीं जानते? बैसाखी के नाम पर इस देश में एक बार
खून की नदी बही थी। सच काका? खून की नदी? हाँ 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 काका, याद आया, वो जलियांवाला बाग ना? हाँ, वही बैसाखी के दिन ही वहां बही थी खून की नदी। वहां का कुआं पट गया था लाशों से। आज तो लगता है काका अपने कहकर ही रहेंगे। बहुत ही दर्द है इस कहानी में। देश का बच्चा बच्चा जानता है इस दर्दनाक कहानी को, और फिर भी बार बार सुनना चाहता है। हम तो तैयार हैं। हाँ, हम भी तैयार। हम भी तैयार हैं काका। तो सुनो। देश में आज भी जब कभी थोकबंद शहीदों की बात होती है तो जलियांवाला बाग बरबस याद आ जाता है। भारत के इतिहास में यह एक ऐसा नरसंहार रहा है जिसे कोई पीढ़ी कभी भुला नहीं सकती। यह जनरल डायर की क्रूरता का इतिहास ही नहीं कहती, बल्कि अंग्रेजों में भारतीयों के प्रति नफरत भी दर्शाती है। निहत्थे और बेबस लोगों पर गोलियां दागने की इजाजत कोई कानून नहीं देता। अंग्रेजों ने इस नरसंहार में यह बता दिया कि विरोध का यही हश्र होता है, लेकिन देश के नौजवानों ने यह बता दिया कि अत्याचार की घनी काली और भयावह रात का अंत होता ही है। तो आइए खोलते हैं अतीत का वह पन्ना। 13 अप्रैल 1919, पंजाब का शहर अमृतसर। क्यों भाई, आखिर इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? ओए, तू जानता नहीं है? कहीं पागल तो नहीं हो गए? आज बैसाखी है। सब जलियांवाला बाग जा रहे हैं। अच्छा, आज वहाँ क्या होने वाला है? ओए ओए, लगता है तू पूरा पागल है। ओ यार, पूरा पंजाब जानता है, पर तू नहीं जानता कि लोग बैसाखी पर जलियांवाला बाग क्यों जाते हैं। भाई साहब, सचमुच मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो पंजाब का नहीं हूँ। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। इस शहर से ही नहीं, इस इलाके से बिल्कुल अपरिचित हूँ। तब तो कोई गल नहीं, तू तो हमारा मेहमान है, हमारे लिए बहुत ही वीआईपी। तू मेरे घर चल, कुछ रोटी शोटी खा ले, फिर साथ चलेंगे यार। कार? क्या हम वहाँ कार से जाएंगे? तू सचमुच बाहर का है? वो इतना भी नहीं जानता कि पंजाब में घर को कार कहते हैं। पंजाब के बारे में सुना तो था कि पंजाबी बहुत दिलदार होते हैं। आज आपसे मिलकर लगता है कि गलत नहीं सुना है। बात हुई ना, तूने गलत नहीं सुना। हम तो यारों के यार हैं। इधर आ, पर दुश्मनों के लिए भी सबसे बड़े दुश्मन। आपने सही कहा भाई साहब। मैंने आपसे ही पूरे पंजाब के लोगों के बारे में जान लिया। चलो चलते हैं, बाकी बातें रास्ते पर ही कर लेंगे। आहो, तो चल फिर हमारे घर। देख, आज है बैसाखी, हमारा नया साल। इस बार फसल अच्छी हुई है, इसलिए हमारा ये त्योहार भी बड़े जोर शोर से मनेगा। सचमुच पंजाब की धरती तो बिल्कुल रत्नों से भरी पड़ी है। मस्ती शोक यहाँ के चप्पे चप्पे में है। यहाँ की माटी में भी एक सूंधी महक है। बात तो है। आज त्योहार मनाने के लिए सभी धर्मों के लोग शामिल हैं। मुझे तो ये धर्मनिरपेक्ष त्योहार लगता है। आज तो जलियांवाला बाग में बहुत बड़ा जश्न है। हमारे क्रांतिकारी आज वहाँ भाषण करेंगे, और भाषण भी देखियो बड़ा जोरदार होगा। अच्छा, वो भला कैसे? अरे प्राजी, तुम नहीं जानते हो, अंग्रेजों ने हमारे महात्मा गांधी जी, डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार जो कर लिया है, इसलिए लोग बहुत ही उत्तेजित हो गए। क्रांतिकारियों का भाषण सुनने के लिए वो लोग वही जमा होंगे। तो क्या इतनी बड़ी भीड़ को काबू करने के लिए सरकार कुछ नहीं करेगी? सरकार तो जो भी कर ले, पर हम जाएंगे जरूर। अरे वाह, अरे वो क्या है? अरे भाई, ये तो मस्तानों की टोली है, नाच गा रही है। तुम भी देख लो, आओ आओ, हमारी मस्ती देखो आके। तो क्या यही है वो जलियांवाला बाग? वो तुम देख रहे हो ना, ये बाग वास्तव में बाग नहीं है, बल्कि एक मैदान है।
इसमें ना तो पेड़ हैं और ना ही पानी। और यहाँ घास तो उगती है पर पक्षी नहीं चहचहाते। ये मैदान चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ है और दीवारों के उस पार भवन ही भवन बने हैं। वाह, कितनी बढ़िया जगह है। मुझे तो इस स्थान को नमन करने की इच्छा होती है। अच्छा, ओ बादशाह, एक बात बताओ जी, ऐसी क्या बात है इस जगह में? पता नहीं, मुझे लगता है कि इस जगह में कोई खास बात है। अच्छा, तो आज यहाँ क्रांतिकारियों का भाषण होने वाला है। तुम्हें पता है आज किस किस का भाषण होगा? ओ जी, क्या है कि मुझे तो केवल हंसराज जी का ही जानकारी है और उनका भाषण बहुत ही ओजस्वी होता है। तो क्या ये मेले और खुशियों वाली जगह नेताओं के भाषण के लिए तय की गई है? तुम्हें पता नहीं है पुत्र, शायद पंजाब का बच्चा बच्चा क्रांतिकारी है और यहाँ तो लोग खुशियाँ मनाने के लिए बहाना ढूंढते रहते हैं। आज बैसाखी का दिन है तो मस्ती ही मस्ती है, बल्ले बल्ले। हाँ, तो चलो आगे बढ़कर हंसराज जी का भाषण सुनते हैं। आओ चलो, थोड़ा हंसराज जी का भाषण। जलियांवाला बाग आज पूरे जोश और खरोश के साथ अपनी पूरी मस्ती में है। आम जनता इसलिए खुश है कि इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। इसी के साथ पंजाब में नए वर्ष की शुरुआत भी हो रही है। दूसरी ओर लोगों में इस बात का गुस्सा है कि सरकार ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया है। उसने भला सरकार का क्या बिगाड़ा है? इसलिए लोग आज यहां इकट्ठा हो रहे हैं ताकि क्रांतिकारियों के विचार सुन सकें। लोगों की इस खुशी और नाराजगी के बीच में मैं एक खतरे की आहट महसूस कर रहा हूं। क्या हो सकता है यह खतरा? जहां खुशियां मनाई जाती हो वहां हथियारबंद सैनिकों का भला क्या काम? लोगों को पता भी नहीं है कि वे सब सैनिकों से घिर रहे हैं। कहीं कुछ चिंगारी तो है जो दावानल का रूप लेने वाली है। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको वैसाखी की लख लख बधाइयां दूंगा। आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है। हम खुशियां मना रहे हैं, पर हमें इस बात का भी दुख है कि हमारे लिए संघर्ष करने वाले महात्मा गांधी, डॉक्टर किचलू को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। हमें इस बात का भी दुख है कि पिछले दिनों कुछ ब्रिटिशरों की हत्याएं हुई हैं। हमारे शांति प्रिय विरोध को कुचलने के लिए सरकार जो कुछ कर रही है वह उचित नहीं है। इस बात का खुलासा करने के लिए इस मंच पर कई क्रांतिकारी आज मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि सच क्या है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं श्री हंसराज जी को, जो आपको अंग्रेज सरकार के अत्याचारों के बारे में बताएंगे। साथियों, आज हमारे देश को युवाओं की आवश्यकता है। ये गर्व की बात है कि आज भी हमारे साथ कई ऐसे युवा हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर दिया। मुझे खुशी है कि युवाओं ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ लामबंद होकर अपने गुस्से का इजहार किया है। लेकिन हमें सशस्त्र क्रांति नहीं चाहिए। हमें महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चलना है। उन्होंने एक नए भारत का सपना देखा है और उसके लिए वे संघर्षरत हैं। हमें उनका साथ देना है। हम उनका साथ देंगे। साथियों, आप लोग डरे नहीं। ये लोग खाली कारतूस चला रहे हैं। आप लोग बिल्कुल न डरें। उनको गोली मारो। गोली हवा में क्यों चला रहे हो? मैं इन सबको सबक सिखाना चाहता हूँ ताकि फ्यूचर में ये हमारे अगेंस्ट जाने की कोशिश भी ना करें। ढूंढ के रख दो एक एक को। चलाओ गोली। फायर! यू इडियट! तुम्हारा निशाना कैसा है? गोली मारो सबको एक एक भी बचना नहीं चाहिए यहाँ से। फायर! चला गोली। फायर!
गोली मारो सबको एक भी बचना नहीं चाहिए यहां से। चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखनी चाहिए। चलाओ गोलियां, चलाओ, खूब चलाओ। ये इंडियन ऐसे नहीं मारेंगे। मेले के नाम पर पॉलिटिक्स करते हैं, इन्हें ऐसे ही मजा चखाया जा सकता है। गोली चलाओ, गोली। आज मानवता रो पड़ी है। इंसान का इंसान से विश्वास ही टूट गया है। निहत्तों पर गोलियां चलाने वालों में कई भारतीय सैनिक भी थे। उन्हें अपने भाई बहनों और बच्चों पर गोलियां दागते हुए जरा भी शर्म नहीं आई। क्या यही है मानवता? इस जलियांवाला बाग की धरती खून से लाल हो गई है। लाशों का अंबार लगा है। गोलियों की कोई जात नहीं होती, उसके सामने सभी एक समान होते हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बहन, क्या भाई, आज सभी खामोश पड़े हैं। अरे ये कोई रूठने का समय है? आज तो त्योहार है बैसाखी का, खुशियां मनाने का। इस तरह खुशियों में ये कर्राहट, ये अंतर्नाद, ये शोर, ये खून की नदियां, अंग्रेज सरकार को तो इसका हिसाब चुकाना ही होगा। पर ईश्वर की भी गवाही होनी चाहिए इस मामले पर। क्यों, क्या हो गया भाई यहाँ? ओए क्या बताऊं, आज तो बैसाखी का त्योहार, उस पर ये मातम। तुमने क्या देखा भाई? अरे मेरी आंखों के सामने अभी तक वो मंजर दिखाई दे रहा है भाई। लोग भाग रहे थे, पुलिस की गोलियों का निशाना वो लोग थे जो भागने के लिए दरबारों की ओर बढ़े जा रहे थे। यार क्या बताऊं भाई, मैं तो अपने भतीजे को देखने आया था, यहाँ गोलियों से छलनी उसकी लाश ही मिली भाई। मेरे बेटे का तो यह सिर ही फट गया। अब इसकी लाश को लेकर क्या जवाब दूंगा इसकी माँ को? मेरा तो इकलौता बेटा था। ओए चुप कर पुत्र, केवल तुम्हारे बेटे की मौत नहीं हुई है भाई, आज तो यहाँ मानवता की मौत हुई है। निहत्तों पर गोली चलाना तो कायरता है। ये कायराना हरकत अंग्रेज सरकार की चूल्हे ही हिलाकर रख देंगी। अभी लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी है, वहाँ नालियों में सैकड़ों लाशें पड़ी है भाई। खून नाले के रूप में बह रहा है। ओए सुन, मैं तो उस वीर महिला को जानता हूँ जिसने अपने पति की लाश को घसीटकर और दूर जंगल ले गई, और जहाँ पूरी रात उसने पति के सीने पे अपना सिर रखकर रात काटी। मालूम है, रात भर वो अपने पति की लाश को रखने के लिए चारपाई का भी इंतजार करती रही यार। अरे आग लगे ऐसी सरकार पर, ऐसे बदजात अफसरों पर भैया। और जो हमारे ही सैनिक इसमें शामिल हैं, उनका क्या? ओए वो तो गद्दार हैं, उनके लिए देश कुछ भी नहीं। अरे अंग्रेजों की जी हुजूरी करने वाले सैनिक क्या जाने क्या होती है देशभक्ति। जनरल, ये तुमने सब होश हवास में किया था क्या? यस, मैंने बिल्कुल शांत भाव से लाशें बिछाने का ऑर्डर दिया। तुम सफाई में कुछ कहना चाहते हो? मैंने अपना कर्तव्य निभाया। शाम को जैसे ही मैं जलियांवाला बाग पहुंचा, तभी मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं आज सबको मार डालूंगा। क्या तुमने भीड़ को चेतावनी देना भी जरूरी नहीं समझा क्या? मैं जलियांवाला बाग गोली खान को अपना कर्तव्य समझता था, एक भयानक कर्तव्य जिसे मुझे पूरा करना ही था। वैसे भी गोलीबारी नैतिक प्रभाव डालने के लिए की गई थी। तुमने डिप्टी कमिश्नर से सजेशंस लेना उचित नहीं समझा? वे तो वहां थे ही नहीं, फिर लाशें ही बिछाना है तो फिर कैसी राय?
ओह गॉड, इससे तुम क्या प्रूफ करना चाहता है? मैं इन इंडियंस को ऐसा पाठ पढ़ाना चाहता था कि वे मुझ पर हंस ना सके। मेरे पास और गोलियां होती तो मैं उसे भी पूरी खत्म कर देता। तो क्या तुमको अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है? मैंने जो कुछ भी किया पूरे होश हवास में किया। मैं इतनी गोलियां दागना चाहता था कि फिर किसी पर गोलियां चलाने की नौबत ही ना आए। मुझे खुशी है कि मेरी एक भी गोली बेकार नहीं गई। क्या तुमने घायलों की देखभाल के लिए कोई मैनेजमेंट किया था? Well, it was not my work. वो मेरा काम नहीं था। अस्पताल खुले थे, वहां कोई भी घायलों को लेकर जा सकता था। अगर कोई मुझसे मदद मांगता तो मैं मदद कर देता। ओह डायर, तुम एक बात बताओ, एक 5 साल का बच्चा जिसको गोली लगा है वो आपसे कैसे मदद मांगता? खैर, तुम अभी वापस लंदन जाओ, तुम्हारा डिसीजन वही होगा। ओके? ओके, जैसी आपकी इच्छा। ये डायर भी कितना धूर्त है। इतनी मौतों के बाद भी ये कहता है मैंने जो कुछ भी किया ठीक किया। अंग्रेज हैं, पूरा खून चूस के जाएंगे। इंसानियत को तो ये जानते तक नहीं। अरे हाँ, सुना तुमने? डायर की बात सुनकर उधर कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस ने हाथ में पिस्तौल लेकर ये प्रतिज्ञा कर ली है कि अंग्रेजों को बलपूर्वक इस देश से निकालेंगे। अरे वाह! जलियांवाला बाग में किया गया नरसंहार मानव इतिहास में अभूतपूर्व था। इससे पंजाब में खुला विद्रोह हुआ। पूरे देश में क्रोध की लहर चल पड़ी। मोतीलाल नेहरू ने राष्ट्र के नेताओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे सभी पंजाब के जख्मी दिलों की आवाज को सुनकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। दमन जितना बढ़ता जाता, आंदोलन उतना ही तेज होता जाता। इस कांड में पंजाब ही नहीं, पूरे देश के शेरों को सचेत कर दिया। लगता है अंग्रेज सरकार का सिर फिर गया है। अब देखो ना, नरसंहार करने के बाद पूरे पंजाब में मार्शल लागू कर दिया। पंजाब अंग्रेजों के आतंक की आग से जलने लगा है। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि लाहौर शहर पर हवाई हमले शुरू कर दिए गए। विद्रोहियों पर बम और गोलियां बरसाई जा रही हैं। अरे भाई, ये तो कुछ भी नहीं। सुना है सरकार ने दमन के लिए एक नया रास्ता चुना है। वो कौन सा रास्ता है? अभी जो कर रही है वो कम है क्या? अरे, इस्लामाबाद, कराची और अमृतसर जिलों में विद्रोहियों को कोड़े लगाने की एक अजीब सी प्रथा शुरू की गई है। इस घटना से नाराज होकर कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटाने का ऐलान कर दिया। इसे ही कहते हैं देशभक्ति और एक सच्चा देशभक्त। हाँ, यह तो क्रिया की प्रतिक्रिया थी दोस्त। शायद आप लोग उस बच्चे की कहानी नहीं जानते जो इस घटना को सुनकर एक लड़का अमृतसर आकर जलियांवाला बाग गया था। वहां पहले तो उसने पूरे बाग को ध्यान से देखा और अविचलित खड़ा रहा। उसके बाद उसने वहां से मिट्टी उठाई और अपने माथे से लगाई। इसके बाद कुछ मिट्टी को एक शीशी में रखकर वापस चला गया। वो उस माटी की रोज पूजा करने लगा। एक दिन उसने रावी नदी के किनारे खड़े होकर प्रतिज्ञा की कि वो उसके पानी को अपने खून से रंग देगा। जानते हो ये बालक कौन था? ये था भगत सिंह। भगत सिंह, जिसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अंग्रेज सरकार की हालत खराब कर दी थी। सच कहा भाई आपने, सच कहा। ऐसे ही देशभक्तों के कारण ही अंग्रेजों की हालत खराब हो गई थी। वो तो ठीक है, पर क्या कोई बता सकता है कि इस हादसे में कितने शहीद हुए? इसे तो कोई नहीं बता सकता। इसमें कई विरोधाभास हैं। अंग्रेज सरकार कुछ कहती है तो दस्तावेज कुछ और ही कहानी कहते हैं। क्या कारण है इसका भैया?
अरे अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय के दस्तावेज बताते हैं कि कुल 484 लोग मारे गए। दूसरी ओर जलियांवाला बाग में जो सूची लगाई गई है उस पर 388 शहीदों के नाम है। जिस तरह का हादसा था उससे तो लगता नहीं कि इतने कम लोग शहीद हुए होंगे। असलियत तो कुछ और ही होगी। अरे वहां कम से कम 1000 लोग शहीद हुए हैं और 2000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हाँ भाई, जहां तक मुझे याद है कि जनरल डायर के 90 सैनिकों ने कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई। इसके अलावा कई तो भगदड़ में शहीद हो गए। इस तरह से मौतों का आंकड़ा तो कई गुना बढ़ जाता है भाई। और इसके बाद तो स्वतंत्रता की जो आंधी चल पड़ी तो वाह, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। उनकी सक्रियता से देश को नेतृत्व मिला। अच्छा भाई साहब, एक बात बताएं आप कि इस हत्याकांड पर डायर ने जो लंदन टेलीग्राम किया था उसके बारे में कुछ जानते हो? अरे ये तो अंग्रेजों की एक चाल थी। जनरल डायर तो एक मोहरा था। टेलीग्राम में उसने ये कहा था कि भारतीयों की एक फौज ने उन पर हमला किया था, जिसके जवाब में उन्हें गोलियां चलानी पड़ी थी। हद होती है मक्कारी की। इसे मक्कारी कहते हो? अरे भाई, वो तो पूरी तैयारी के साथ ही आया था। अपने साथ 2 तोपें भी लाया था जो सकरे रास्ते के कारण अंदर नहीं जा पाई, अन्यथा वो तो एक बार में ही सबको उड़ा देता। लंदन में तो उसके कार्यों की प्रशंसा की गई। कई अफसरों ने प्रशंसा की तो कई ने कड़ी भर्त्सना भी की। क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती ही है। 21 साल तक जलियांवाला बाग के बदले की ज्वाला धधकती रही एक महान क्रांतिकारी ऊधम सिंह के दिल में, और एक दिन वो समय भी आ गया। अरे भाई, प्रशंसा करनी होगी ऊधम सिंह की, जिसने इस कांड को अपनी आंखों से देखा और उसी दिन उसने संकल्प ले लिया कि इसका बदला अवश्य लेगा। देर से ही सही, उसने 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को लंदन के किंगस्टन हॉल में डायर को गोली मार दी और इस तरह से जलियांवाला बाग में खून की नदी बहाने वाला खुद भी गोलियों का शिकार हो गया। ऐसे शहीदों की वजह से ही हमें आजादी मिल पाई है। जब देशभक्तों का संकल्प रंग लाया, तब देश भी आजादी की तरफ कदम बढ़ाने लगा। हजारों लोगों की लाशों पर चलकर आजादी हमारे पास आई है। जलियांवाला बाग में जो लोग शहीद हुए, उन्हें शहीद का दर्जा आजाद भारत में बरसों बाद मिला। जिन्हें मौत ने गले लगा लिया, वे तो धन्य हो गए। वे भारत माता की गोद में सो गए। मां ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया। जब भी मानवता रोएगी, तब उसे वे शहीद याद आएंगे जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां खाई, जो अत्याचारों के पैरों के तले रौंदे गए, जिन्होंने कैद में रहकर जेल में ही मौत को गले लगा लिया। ऐसे सपूतों के कारण ही आज हम आजाद हैं। धन्य है ऐसे शहीद, धन्य है ऐसा देश, और धन्य है वे सभी जिनके हृदय में देश के लिए प्रेम है और जो देश के लिए मरना जानते हैं। ऐसे सभी लोगों को बारंबार नमन। निर्देशन प्रमोद शर्मा, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तत्व भक्त प्राणदान का। अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।